नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे गांधी जी की विचारधारा और उनके कार्य करने के तरीके यानी कार्य पद्धति पे। विचारधारा के तहत हम बात करेंगे सत्याग्रह, साधन साध्य की पवित्रता, सर्वोदय की उनकी अवधारणा क्या थी, इस पर बात करेंगे। वर्ग समन्वय और समाज और शिक्षा के संदर्भ में उनके कुछ विचार थे, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कार्य करने के उनके तरीके, कार्यपद्धति या रणनीति भी कह सकते हैं। आंदोलन के सक्रिय एवं निष्क्रिय दौर में उनका विश्वास था। दबाव समझौता, दबाव की रणनीति यानी इसी को बोला जाता है संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति, नियंत्रित जन आंदोलन और साधारण जीवन शैली उनके कार्य करने के तरीके थे। सब एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। पहले हम बात कर लें विचारधारा पे। तो गांधी जी के अंदर ऐसे विचार आए, उन्होंने सत्याग्रह की बात की, सर्वोदय की बात की, साधन साध की पवित्रता की बात की। तो क्योंकि क्या ऐसा विचार उनके अंदर आया? तो क्यों का जवाब क्या है? परिस्थितियां। जैसी परिस्थितियां रहती है व्यक्ति को विचार वैसा ही आता है। जैसे अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की, तो आपके जो विचार आ रहे होंगे उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। ये क्लास लेनी है, पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म भराएगा तो एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो एग्जाम कब होगा, सारा इसी के इर्द गिर्द आपके विचार आते रहते हैं। और जब आप जॉब में चल जाएंगे तो ये सारे विचार आएंगे, कुछ और विचार आएंगे, कुछ और विचार आएंगे, विचार बदल जाएंगे आपके। फिर पेमेंट आने लगेगा तो आपकी सोच अलग आएगी, विचार अलग आएंगे। फिर आएगा कि गाड़ी ले लें, जमीन ले लें, घर ले लें, ये सारे विचार आएंगे। तो जैसी परिस्थितियां बदलती है तो विचार भी बदलते हैं। तो गांधी जी के अंदर ऐसे विचार आए, उन्होंने सत्याग्रह की बात की। तो क्यों की? परिस्थितियां कुछ रही होगी तबे बात की होंगी, ऐसी हवा में तो बात नहीं की होंगे। तो बात करें कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, तो बात समझ आ जाएगा कि उन्होंने ऐसे विचार क्यों दिए। तो बात करें परिस्थिति, इस पे अभी मिटाते हैं, फिर इस पे बात करेंगे अभी, लेकिन स्पेस नहीं है बात करने का जगह, तो इसको मिटाते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। तो परिस्थितियां क्या थी? भारत गुलाम था, ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर नियंत्रण की हुई थी, और ब्रिटिश सरकार की वजह से भारतीयों का दमन हो रहा था। ब्रिटिश सरकार उनका दमन कर रही थी, भारतीयों का शोषण हो रहा था ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से। उनके जो नियम कानून थे वे सब ब्रिटिश सरकार के हित में थे, और भारतीयों का शोषण हो रहा था। भारतीय ब्रिटिश सरकार के शोषण से त्रस्त हो गई थी और आज़ादी के लिए अब मांग कर रही थी। और इस दिशा में भारत के हर लोग कार्य करना चाह रहे हैं कि अब हमें ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति से मुक्त होना है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति, ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति भारत में क्या किया हुआ है? नियंत्रण किया हुआ है, और इसके नियंत्रण से भारतीय त्रस्त आ गए हैं, क्योंकि यह शोषणकारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है। तो इससे मुक्त होना है। तो इससे कैसे मुक्त होए? क्योंकि यह शक्ति बल से युक्त है, बल से युक्त है। बल से बोले तो इसके पास ताकत है, इसके पास हथियार है, आधुनिक हथियार है, अस्त्र है, सेना है, सिपाही है, और इस शक्ति से टकराना है, क्योंकि इसे भगाना है तो इसे टकराना है। ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे कि आप चले जाइए, चल जाएगा ये लोग। तो इसे टकराना है जो कि बल से युक्त है, इसके पास पर्याप्त मात्रा में ताकत है, इसके पास बम पिस्तौल बनाने की फैक्ट्री, मशीन गन है। इतनी बड़ी ताकत के साथ लड़ना है, तो कैसे लड़े? तो गांधी जी ने सोचा कि हम इस जनशक्ति, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के सामने हम जनशक्ति को खड़ा करेंगे। जनशक्ति,
और ये जो जनशक्ति होगा वो अहिंसा से युक्त होगा, यानी हथियार के तौर पे हम अहिंसा का प्रयोग करेंगे, बल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के सामने जनशक्ति को खड़ा करने का निर्णय ले लिए गांधी जी कि हम जनशक्ति को खड़ा करेंगे, भारत की पूरी जनता को एक उद्देश्य के लिए एक साथ खड़ा कर देंगे। अब जब जनता एक साथ आ जाएगी रोड पे तो ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़ जाएंगे, क्योंकि जब जनता रोड पे आ जाती है तो बेस सरकार को घुटने टेकने पड़ती है। तो गांधी ने यह निर्णय लिया कि हम जनशक्ति से ब्रिटिश साम्राज्य को जो शक्ति है उसको हम झुका देंगे। तो गांधी जी के पास चुनौती यह थी कि जनशक्ति आएगी कैसे। बात तो सही है कि जनशक्ति से ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति एक दिन झुक जाएगी, लेकिन आएगी जनशक्ति कैसे, जनता एक साथ एक मुद्दे पर कैसे आएगी। तब उनके गांधी के अंदर विचार आया कि आएगी ना जनता, आएगी जनता सत्याग्रह से आएगी, जनता आएगी ना साधन साध की पवित्रता से आएगी। अब उनके अंदर विचार आने लगे, क्योंकि जब समस्या सामने होती है तो समाधान भी आने लगता है। तब उन्होंने सोचा कि ये बात करेंगे हम सर्वोदय की, तो जनता हमारे साथ जुड़ जाएगी। तब उन्होंने ये सारे विचार दिए। तो परिस्थिति यह है, जनशक्ति को इकट्ठा करना, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति से मुकाबला करना है, इसलिए सब उनके अंदर विचार आने लगे। एक एक करके सबको हम समझते हैं, सबका अर्थ समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबका अर्थ पूछ देता है, तो अर्थ पे बात करते हैं कि सबका अर्थ क्या है। तो परिस्थितियां याद रखिएगा, यह कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के सामने जनशक्ति को खड़ा करना था, और उसके लिए जनशक्ति को बुलाने के लिए बहुत सारे तरीके चाहिए था, ऐसी आ नहीं जाएगी जनता। तो उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य, यानी सच्चाई और अहिंसा। सत्य और अहिंसा पर आधारित एक शक्ति है सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा पे आधारित एक शक्ति है जो विरोधी के हृदय पे विजय प्राप्त करती है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए। ये ऐसी ताकत है जो विरोधी के हृदय पर विजय पाता है। तो विरोधी को यह पराजित नहीं करेगा, विरोधी पर विजय नहीं, विरोधी के हृदय पर, उसके दिल पे हम वार करेंगे। किस हथियार से? अहिंसा के हथियार से, तलवार से नहीं, अहिंसा रूपी एक प्रेम से हम उसके हृदय पर वार करेंगे, दिल पे वार करेंगे, और उसके दिल को हम परिवर्तित कर देंगे, उसके हृदय को ही हम परिवर्तित कर देंगे। ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारे प्रति उसके मनोमस्तिष्क में घृणा पैदा हुई है। उस सारी घृणा को यदि हम दूर कर दें और उसे एहसास दिला दें कि आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ, और इस बात का एहसास उसे हो जाए कि नहीं मैं गलत हूं, तो खुद शर्मिंदगी उसे महसूस होगा और धीरे धीरे भारतीयों के लिए उसके अंदर प्रेम जग जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि अहिंसा के रास्ता अपनाना है। जब ब्रिटिश पुलिस मारेगी, ब्रिटिश अधिकारी मारेंगे, तो पलट के हम लोग नहीं मारेंगे। जब हम भी मार देंगे तो फिर हम किस आधार पर कहेंगे कि ब्रिटिश अत्याचारी हैं? तो उसके मतलब तो हम लोग भी अत्याचारी हो जाएंगे। वे मारे, बदले में हम भी मार दिए, तो क्या अंतर रह गया? तो गांधी ने कहा कि हम पलट के नहीं मारेंगे, वे मारेंगे, हम उनकी अत्याचार को सहेंगे, उनका दमन को सहेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मांगे जारी रखेंगे, हम अपनी आज़ादी लेकर ही रहेंगे, चाहे जितना भी लंबा दंगल चलने देंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। वे मारे, हम सहते जाएंगे। कितना भारतीयों को मारेगा? एक को मारेगा, 1000 को मारेगा, लाख को मारेगा, करोड़ों भारतीय हैं। 1000 मारेगा, अगला दिन 20,000 खड़ा रहेंगे। मारो, मारते मारते वो थक जाएगा, और बार बार हम उससे याद दिलाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, हमारा देश है और हम पे नियंत्रण कर रहे हैं, नियंत्रण करके रखे हैं, और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। और बार बार इस बात को इससे हम एहसास दिलाएंगे। एक दिन न एक दिन उसको इस बात का जब एहसास होगा
कि दरअसल इनका देश है, इनके ऊपर हम अत्याचार करें, दरअसल गलत है। जब ये बात एहसास आ जाए तो उनके अंदर प्रेम जग जाएगा। प्रेम जब जग गया तो फिर तो कुछ भी उससे मनवाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की और इसके माध्यम से विरोधी के हृदय पर विजय पाना है। तो सत्याग्रह कह सकते हैं कि एक कला है जो भौतिक शक्ति को नैतिक शक्ति के आगे झुका देगी। भौतिक शक्ति यानी बम और पिस्तौल की जो ताकत होती है, उस ताकत को प्रेम के ताकत के सामने, स्नेह की ताकत के सामने, विनती के ताकत की जो होती है, विनती का जो ताकत होता है, उस ताकत के सामने झुका देना एक कला है सत्याग्रह। सत्याग्रह के अंदर जो तरीके अपनाए गए, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, हड़ताल जैसे कार्यक्रम किए गए। इन्हीं कार्यक्रम को बोला जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध। अब जैसे हम बोले निष्क्रिय प्रतिरोध, तो आपके मन में एक बात क्लिक किया होगा कि सर आपने उग्रवादी आंदोलन के दौरान भी बोले थे कि उग्रवादियों ने निष्क्रिय प्रतिरोध अपनाया था। एकदम सही याद आ रहा है। लेकिन उग्रवादी आंदोलन और सत्याग्रह के में अंतर है। उग्रवादियों ने अपनाए उग्रवादी आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध माने धरना प्रदर्शन, असहयोग, जेल भरो, हड़ताल। सत्याग्रह में भी निष्क्रिय प्रतिरोध ही है। इसमें भी वह सब पद्धतियां अपनाई जा रही है जो उग्रवादी में अपनाया गया था। लेकिन उग्रवादी का उद्देश्य है विरोधी को हराना, शत्रु को हराना, अंग्रेजों को हरा देना। जब उद्देश्य हो हराना यानी बदला लेना, और जिस आंदोलन का उद्देश्य बदला लेना हो गया तो उसमें हिंसा तो होगी ही। अब मान ले कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों में लड़ाई हो गया, ए चाह रहा कि हम बी को हरा दे, बी चाह रहा कि हम ए को हरा दे, तो हिंसा तो स्वाभाविक हो जाएगा। ये इसको मारेगा तो बदले में ये भी मारेगा, क्योंकि हराना है इसको एक दूसरे को, तो हिंसा होगी। तो उग्रवादी आंदोलन का उद्देश्य और क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य था विरोधी को पराजित कर देना, शत्रु को हरा देना, अंग्रेजों को हरा देना। तो इसमें क्या था, निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ साथ हिंसा हो गई थी। लेकिन सत्याग्रह में निष्क्रिय प्रतिरोध है, धरना प्रदर्शन, सहयोग, जेल भरो, हड़ताल है, लेकिन अहिंसा सेंटर में है, केंद्र में। हिंसा नहीं करना है, क्योंकि हमें आंदोलन का उद्देश्य बदला लेना नहीं बल्कि परिवर्तन करना है। जब परिवर्तन करना है तो क्यों हिंसा करेंगे? परिवर्तन तो प्रेम से भी हो सकता है। तो इस सत्याग्रह में था निष्क्रिय प्रतिरोध प्लस अहिंसा। हिंसा नहीं करना है, अहिंसा। और इसके माध्यम से विरोधी के हृदय को परिवर्तित करना है। विरोधी को पराजित नहीं करना है, शत्रु को पराजित नहीं करना है, बल्कि शत्रु के हृदय को बदल देना है। जो उसके अंदर हमारे लिए नकारात्मक छवि बन चुकी है, उस सब को दूर करके उसके अंदर प्रेम जगा देना भारतीयों के लिए। जब प्रेम जगी तो मामला बन जाएगी। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में और एसएससी जीडी में, दोनों का प्रश्न समान था। पीसीएस का और एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न था एसएससी जीडी में कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा कैसे विजय पाएगा। उसमें ऑप्शन था, उसमें जो सही ऑप्शन था उसमें था कि अत्याचारी के हृदय को परिवर्तित करते हुए, जो अत्याचारी है उसके हृदय को धीरे धीरे परिवर्तित करके सत्याग्रही विजय पा लेगा। और यही प्रश्न पीसीएस में पूछा हुआ था, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में। उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें चुनना था कौन गलत है। उसमें एक ऑप्शन था कि सत्याग्रही का उद्देश्य होता है, यानी सत्याग्रह का उद्देश्य होता है शत्रु को पराजित करना। तो ये सही है कि गलत है? गलत है। सत्याग्रह का अर्थ है, उद्देश्य है शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि शत्रु के हृदय को परिवर्तित करना। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल का है 2016 का कि सत्याग्रह में मुख्य रूप से कौन से 2 बातें शामिल है, तो सत्य और अहिंसा, यानी सच्चाई और अहिंसा। अब हम बात करें साधन साधकी पवित्रता की। ठीक है।
साधन साध की पवित्रता। गांधी जी ने साधन को वृक्ष असे बीज और साध्य को यानी लक्ष्य को वृक्ष माना। इसको बीज और इसको वृक्ष। जैसे अभी आपका लक्ष्य क्या है? जॉब पाना, तो ये क्या है? आपका साध्य है। और उसको पाने के लिए साधन क्या है? तो क्लास लेना, किताब, कलम, कॉपी, ये सब क्या है? साधन है। तो साधन बीज है और लक्ष्य आपका वृक्ष। इन्होंने ये माना गांधी जी ने। और इन्हीं साधनों का बेहतर उपयोग करते हुए आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, अपने साध्य को पाएंगे, आप जॉब में जाएंगे, अपने लक्ष्य जो भी आप तय किए हैं। तो इन्होंने दोनों को पवित्र माना, लेकिन साधन को ज्यादा महत्व दिया। इन्होंने कहा कि आपके लक्ष्य कितने भी बेहतर और ऊंचे और महान क्यों न हो, लेकिन यदि साधन आपने गलत अपना लिए तो आपका लक्ष्य भी गलत हो जाएगा, आपका लक्ष्य भी बुरा हो जाएगा। जैसे हम समझे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों ने टारगेट किया, कोई लक्ष्य रखा, साध्य बना, अपना गोल फिक्स किया। मान ले कि गोल फिक्स किया कि हमें करोड़पति बनना है, ठीक बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है। इसने बोला कि हमें करोड़पति बनना है, कम से कम अकाउंट में करोड़ रुपया मेरे पास हो। इसने भी तय किया कि हमें भी करोड़पति बनना है। और उसके बाद ए ने कार्य करना शुरू किया, इसने स्टार्टअप शुरू किया, अपने बिजनेस शुरू किया और खूब मेहनत किया और इसके बिजनेस चलने लगा। और 8 साल 10 साल मेहनत किया, उसके बाद ये करोड़पति के लिस्ट में ये भी आ गया, इसके पास भी करोड़ रुपया अकाउंट में रहने लगे। बी ने क्या किया? इसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया, डकैती करना शुरू कर दिया। कोई व्यक्ति जा रहा है पैसा लेकर, तो रास्ते में उसकी हत्या करके उसे पैसा छीनने की कार्यक्रम शुरू कर दिया। और इसी माध्यम से ऐसा सैकड़ों लोगों की हत्या किया, पैसा लूटा, और यही इसका कार्य बन गया। और ऐसे कर करके वो 8 साल 10 साल खूब करके करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, वो भी करोड़ रुपया उसके अकाउंट में। लेकिन इसके आप किसको लिए आपके दिल में इज्जत असमान होगा? दोनों करोड़पति है, लेकिन इसने साधन गलत अपना लिए, इसका लक्ष्य भी गलत है। हजारों लोगों का सैकड़ों लोगों के मारा, तो गाली देने वाले भी सैकड़ों लोग हैं। इसको समाज के हर लोग इसे गाली देंगे। तो भला ही लक्ष्य पा लिया, लेकिन साधन कितना गलत अपनाया, तो साधन बुरे हो गए तो लक्ष्य भी बुरे हो गए। यही गांधी जी कह रहे हैं कि साधन को पवित्र रखो तो लक्ष्य भी पवित्र रहेगा। तो आप देखिए गांधी जी की मनोदशा को समझिए, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। लक्ष्य क्या था भारतीयों का? आजादी पाना, और आजादी बहुत बड़ी लक्ष्य था, महान लक्ष्य था। तो उसने कहा, गांधी जी ने सोचा कि लक्ष्य तो बहुत बड़ी है, तो हम साधन भी क्यों ना बड़ा अपनाएं। तो इसलिए उन्हें कहा ताकि भारतीय हिंसा न करे। हम बार बार इस बात को बोलेंगे कि साधन को अच्छा रखो। हमें आजादी पाना है तो हम प्रेम से भी पा सकते हैं, थोड़े ना कि हजारों भारतीयों को खुश करने के लिए, हजारों भारतीयों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए हम हजारों अंग्रेजों को काट दें और आजादी पा ले, तो क्या फायदा हुआ? इन्हें 1000 को मुस्कुराए, उन्हें 1000 को रोएंगे, तो क्या मिला? कि कौन सी आजादी हो? लक्ष्य तो खराब हो गए। हमारा वृक्ष जो है उसको सिंचित करना है, आजादी पाना है, लक्ष्य था तो वृक्ष मानते थे लक्ष्य को। तो इस वृक्ष रूपी आजादी को हम क्यों ना प्रेम से सींचे, इसे प्रेम से सींचकर इसे और महान बनाए और मजबूत बनाए। क्यों हम खून से इसे सींचे? क्यों हम अंग्रेज अधिकारियों को मारे? क्यों ब्रिटिश अधिकारियों को मारे? नहीं मारेंगे, वो हमें मार रहे हो तो अत्याचारी है ही, उनके साबित भी हमें करना है कि तुम अत्याचारी हो। जब ये साबित हो जाएगा तो वो खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेंगे और यहां से चले जाएंगे वे। इसलिए गांधी जी साधन को ज्यादा महत्व दिया ताकि जनता हिंसा न करे। इसलिए वो बार बार इसको बात को जनता को याद दिलाते रहे कि साधन को पवित्र रखो, साधन को पवित्र रखो, साधन को पवित्र रखो, तब लक्ष्य पवित्र रहेगा। इसलिए उन्होंने साधन साध की पवित्रता पर बल दिया। एक विचारक हुए पश्चिम के, मैकियावेली। उन्होंने
साध्य को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि साध्य यानी लक्ष्य है ज्यादा महत्वपूर्ण, और लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी साधन हो ठीक है। करोड़पति बनने के लिए मेहनत करके बन जाओ या फिर वही चोरी करके बन जाओ, उनके नजर में सही है। लक्ष्य पाया ना बस। मैकियावेली का विचार ये था कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है और पाने के लिए जैसे तुम पालो पालो। गांधी कहा कि नहीं, लक्ष्य जितना महान है तो साधन भी महान रखो, बुरे न रखो। ये थी गांधी जी का साधन साध्य की पवित्रता। अब हम बात करें सर्वोदय की। तो सर्वोदय से जनता कैसे आएगी? वर्ड से ही समझिए, सर्वोदय यानी सबका उदय, समाज के हर व्यक्ति का भला हो। जब जो व्यक्ति समाज के हर व्यक्ति के लिए बात करेगा, समाज के हर व्यक्ति की उन्नति की कामना करेगा, उसके साथ जनता तो आएंगे ही। और इसी वर्ड को मोदी जी ने अपने चुनाव में प्रयोग कर दिया। सिर्फ शब्द बदले, भाव यही था। उन्होंने क्या बोला? ए मेरे भाई और बहनों, सबका साथ सबका विकास। इसके बाद तो जनता बौरा गई और पूरा मोदी मोदी का नारा लगा। मोदी मैजिक चली। मैजिक क्या था? सर्वोदय, सबका साथ सबका विकास, यही तो हुआ। और मोदी मैजिक के नाम से पूरा एकदम फेमस हुआ, मतलब खूब काम किया, सबका साथ सबका विकास वाले नारा। और दो बार प्रधानमंत्री बने, 14 में, 19 में, कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 में भी आ रहे हैं। अब के तो 400 के पार का तो सीट आ रही है, ऐसे सुनने में मुझे मिल रहा है। बड़े कुछ और सुनने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, सुनने में आ रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब की का तो जनता से ज्यादा ईवीएम सांप देने वाला है। पर कितनी सच्चाई है आप जाने। आरोप लगाते हैं, अब पक्ष विपक्ष में आरोप तो लगते रहता है, अब कितनी सच्चाई है उन लोग जाने, है ना। तो सर्वोदय की जो गांधी की अवधारणा उन्होंने दिया, वे जॉन रस्किन की एक पुस्तक था अनटू दिस लास्ट, उस पुस्तक को उन्होंने पढ़े थे गांधी जी, और उससे प्रेरित होकर ही सर्वोदय की बात उन्होंने किए थे। उस पुस्तक में लिखा हुआ था, जो उन्होंने उससे प्रेरणा ली, कि व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित है, यानी मेरी भलाई आपकी भलाई में निहित है। मैं भला रहूंगा तभी आप रहेंगे, आप भला रहेंगे तभी हम रहेंगे, यानी हम सबकी भलाई एक दूसरे की भलाई पर निर्भर है। इन्होंने इस बात को जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्राप्त की। एक और इन्होंने बात उसमें से सीखी कि हर व्यक्ति का कार्य सम्मानित है। कार्य के आधार पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर व्यक्ति को जीविकोपार्जन का अधिकार है, हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, तो कार्य के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। भले ही उत्तरदायित्व थोड़ा ज्यादा और कम हो सकता है। जैसे एक डॉक्टर है तो अपना डॉक्टर का काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहा है, वकील अपना काम कर रहा है, नाई अपना काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। तो इसमें छोटा बड़ा का क्या हो गया कि डॉक्टर है तो बड़ा हो गया उच्च कोटि का, और सफाई कर्मचारी है तो निम्न कोटि का। ये विचार अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्य के आधार पर छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है, हर व्यक्ति का कार्य सम्मानित है, भले उत्तरदायित्व कम और बेसी है। अब सफाई करना नीच काम होता तो फिर गांधी जी क्यों ऐसा करते हैं? सॉरी, मोदी जी प्रधानमंत्री अभी हैं, वो सफाई कम क्यों करते हैं? अरे 1-1 घंटा के लिए कर रहे हैं, 2-1 घंटा के लिए कर रहे हैं, 1 दिन के लिए कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो कार्य के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर व्यक्ति का कार्य सम्मानित है। इस बात को उन्होंने यहीं से सीखा और इन्हीं बात से प्रेरित होकर उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा दी थी। एक विचारक हुए बेंथम और मिल, उन्होंने एक विचार दिए उपयोगितावादी सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत में कहा जाता है कि नीतियां ऐसे बनाओ जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं? नहीं, अधिकतम लोगों को नहीं, सबको मिले। और उपयोगितावादी कहता है कि नीतियां ऐसे बनाओ अधिकतम सुख, यानी मैक्सिमम सुख मिले और अधिकतम लोगों के मिले, सबको ना। जैसे ऐसे समझे कि 100 व्यक्ति हैं और उन्हें भोजन कराना है, यानी भोजन खिलाना है। उपयोगितावादी क्या कहेगा? आगे पहले क्या क्या खिलाना है वो सब तैयार करेगा। चावल दाल, 5 प्रकार की सब्जी खिलाएंगे, भुजिया देंगे,
पापड़ देंगे, सलाद देंगे, घी देंगे, पनीर भी साथ में देंगे, मिठाई देंगे 2-2 गो, 1 कटोरी दही देंगे, खाला के बाद स्प्राइट भी चलाएंगे और पूरा दम देंगे, खिलाएंगे एकदम धूम मचा के। और उसके बाद आकलन करेंगे कि तो पाएंगे कि इतनी सुविधाएं हम मैक्सिमम 50 लोग को दे सकते हैं। तो उपयोगितावादी सिद्धांत क्या कहेगा, यहाँ दे दो, 50 को दो, बाकी 50 को भगा दो। बोलो कि नहीं है, 50 को का है, लेकिन सुविधाओं में कमी ना हो। लेकिन गांधी कहते हैं अरे भाई हटाओ सब्जी, हटाओ पापड़ भुजिया, मिठाई उठाई, दाल भात ही खिलाओ, सबको खिलाओ। सबको दाल भात भी नहीं जुट रहा तो माड़ भात खिला, माड़ भात चोखा चलाओ, वो भी नहीं जुट रहा तो सिर्फ माड़ भात चलाओ, मगर सबको दो, सबों को दो। जो पंक्ति में पहला व्यक्ति है उसको जो सुविधाएं मिल रहा है वही सुविधाएं अंतिम व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। तो सबकी बात की थे गांधी जी ने। तो जब जो व्यक्ति सबकी बात करेगा उसके साथ जनता तो आएगी ही। तो जनता पूरा एकदम उमड़ के आई गांधी के साथ, गांधी के नेतृत्व में। जब जनता आई तो जनशक्ति मजबूत हुई, तो आराम से ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति को गांधी ने हरा दिया। अब हम बात करें वर्ग समन्वय की, तो वर्ग समन्वय का मतलब हुआ कि समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया उन्होंने, किसी एक वर्ग का नहीं, समाज के सभी वर्गों के आपसी सहयोग और समन्वय पर बल दिया और सर्व समावेशी नीति के तहत सभी को एकजुट किया और जनशक्ति को मजबूत करके आंदोलन को सशक्त किया। अब आंदोलन सशक्त होगा तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति झुकेगी। समाज और शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें कि समाज के संदर्भ में गांधी जी का विचार क्या था, तो समाज के संदर्भ में उनका विचार था कि जो समाज में कुरीतियां है, जैसे छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना है, लैंगिक भेदभाव है, वो सब पे समाप्ति पर बल दिए कि सब की समाप्ति होनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम पे बल दिया। अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत दलितों को मंदिर प्रवेश के माध्यम से उन्होंने सामाजिक आर्थिक उन्नति का प्रयास किया, क्योंकि उस समय दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो गांधी ने कहे कि भाई भारत के लोग ही यदि भारतीयों के साथ अंग्रेजों की तरफ बर्ताव करेंगे तो हम कैसे जीत पाएंगे लड़ाई अपनी, कैसे आजादी पाएंगे। खुद हम भारतीयों के साथ अंग्रेज की तरह व्यवहार कर रहे हैं, भारत के लोग ही, तो कैसे हम एकजुट होंगे। तो उन्होंने छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए इस बात पर बल दिया कि हम दलितों के साथ बैठेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, मंदिर में नहीं जाने देंगे, तो कैसे हम एकजुट होंगे। जब एकजुट नहीं होंगे तो हम शक्ति को कैसे हराएंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति को। तो उन्हें मंदिर प्रवेश के माध्यम से दलितों के उत्थान की बात की। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया और महिलाओं को आत्मनिर्भर होने और उन्हें शिक्षित करने पर बल दिया। यही कारण है कि गांधी के आंदोलन में लगातार महिलाओं की भूमिका बढ़ती चली गई थी, क्योंकि तो उन्हें महिलाओं को बोला, समाज को, कि महिलाओं को भी 4 दीवारी से बाहर निकालो, चौखट से बाहर करो उन्हें। क्यों 4 दीवारी के अंदर उन्हें सिमट के रखे हो, क्यों महिलाएं, क्यों खाना ही क्यों बनाएगी, देश क्यों नहीं चला सकती है, वे आज़ादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकती है। उन्हें भी आने दो, उन्हें भी सशक्त होने दो, उन्हें भी शिक्षा दो, वे भी देश को आगे बढ़ाएंगे। और आज सरकार के लेवल पे, समाज के लेवल पे, परिवार के लेवल पे ये प्रयास किया भी जा रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर। सरकार के लेवल पर देखे तो बेटी को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम चला रहा है सरकार। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आरक्षण की भी बात की जा रही, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत स्तर पे, इस सब में आरक्षण भी दिया जा रहा है ताकि महिलाएं का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में बढ़े, महिलाओं का भी योगदान हो देश के विकास में, महिलाएं भी देश को विकास के सर्वोच्चतम स्तर पर ले जा सकती है, उसे मौका तो दो। आज समाज भी प्रयास कर रही है, परिवार भी प्रयास कर रही है, परिवार भी मान रही है कि छोरियां भी मेडल ला सकती है, सिर्फ छोरे नहीं ला सकते, मौका देंगे तो छोरियां भी कमाल कर सकती है, वह भी देश को विकास के शिखर पर ले जा सकती है। सिर्फ उसे हम सिर्फ उन्हें कैद करके रखे हैं 4 दीवारी के अंदर, मौका नहीं दे रहे हैं, तब ऐसा समझ रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा हुई है। ऐसा थोड़ा नहीं, मौका दे के देखिए। खैर अब समाज धीरे धीरे देने लगी है, महिलाएं भी सशक्त होने लगी है, ये बात गांधी जी भी किए थे। शिक्षा के संदर्भ में उनका विचार था कि शिक्षा स्वयं को पहचानने की कला है।
और उन्होंने मातृभाषा पर बल दिया था कि मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो शिक्षा ज़्यादा उत्पादन होगा। शिक्षा का मतलब का नाम ये है कि मातृभाषा में शिक्षा दीजिएगा तो शिक्षा ज़्यादा उर्वर होगी, ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो मतलब समझ रहे हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देने से शिक्षा उत्पादकता से जुड़ेगी, जब उत्पादकता से जुड़ेगी तो शिक्षित बेरोजगारी दूर होगा। अब शिक्षा लिए और कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो क्या फायदा। तो उन्होंने मातृभाषा पर बल दिया। आज की अगर भारत की बात करें, एजुकेशन सिस्टम में सबसे क्या कमजोरी है लैंग्वेज को लेकर, कि लैंग्वेज थोपा जा रहा है व्यक्ति पे। मातृभाषा में कोई मतलब हिंदी क्षेत्र में पैदा लिया है, हिंदी क्षेत्र हिंदी में पढ़ाई किया है, इंटर तक वो हिंदी में पढ़ा, मान लीजिए कि वो बायोलॉजी से ही पढ़ा, उसके बाद उसे MBBS करना है, तो इंटर के बाद उसको क्या करना है, फिर उसके सामने आएगा कि नहीं अब तो हिंदी में पढ़ाई नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसे समझिए गुजराती में पढ़ा हुआ है, अचानक उसको इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग करना है या वो सोचे IITN में करना है, डॉक्टर बनना है, तो सारा सिलेबस सारा कॉलेज इंग्लिश में है और मजबूरन उसे इंग्लिश में पढ़ने पड़ता है और परिणाम यह होता है कि उसको रटने पड़ जाता है और फिर इंजीनियर नहीं बल्कि तोता जन्म लेते हैं, पैदा होती है, सरकार पैदा करती है। आज की अगर स्थिति देखें तो स्विट्जरलैंड की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा हमारे देश में इंजीनियर और IITN है, लेकिन इनोवेशन में, नवाचार में, विकास में और सब में स्विट्जरलैंड से हम कोसों दूर हैं। कुछ भी हम खोज नहीं कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत दूर हैं, बहुत थोड़ा मात्रा में कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि सिस्टम ने उन्हें इंजीनियर नहीं बल्कि तोता बना दिया है। इंग्लिश में उन्हें मजबूरन पढ़ने पड़ा और वो बात को समझे नहीं, मजबूरन उन्होंने रट के एग्जाम पास किए, इंजीनियर बने और कोई फायदा नहीं। इंजीनियर है, IITN है, तो उसका दिमाग खुला होना चाहिए ना, क्रिएटिव होना चाहिए, और क्रिएटिव तभी होगा जब चीज़ों को वो बेहतर तरीके से समझेगा, और बेहतर तरीके से तभी समझेगा जब उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जो व्यक्ति कंफर्टेबल इंग्लिश में उसे इंग्लिश में पढ़ने दीजिए, जो हिंदी में कंफर्टेबल है उसे हिंदी में पढ़ने दीजिए, जो गुजराती में गुजराती में पढ़ने दीजिए। तो नहीं, हम तो इंग्लिश को ढोके चलेंगे और तोता पैदा करेंगे, विकास के नाम पे गर्त में जाएंगे। आज जाके हमारी सरकार इस दिशा में काम करना शुरू की, आज जाके MBBS इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश से शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में बात चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है, अभी पूरा भारत में होने में तो समय लगेगा। देखिए मोदी जी को सर्वोदय वो जरूर पढ़े होंगे, तब तो सबका साथ सबका विकास की बात किए थे, तो थोड़ा सा आगे और 2 लाइन पढ़ लेते तो शिक्षा के बारे में भी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर करते। 2014 से सरकार में है, आज 10 साल हो गई उनकी, जरूर बेहतर किए होते। तो आज जाके अब कर रहे हैं काम, ये पहले भी किए होते, फिर भी कोई बात नहीं, देर से ही सही सवेरा हुआ है। पर देखिए कितना इसमें काम होता है। हमसे विकसित देश जापान हमसे बहुत विकसित देश है, चीन, यूक्रेन, रूस, फिलीपींस, ये सब जगह पे वहां पे हर सिलेबस मातृभाषा में है। वहां पे MBBS करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, कुछ भी करना हो, वहां पे मातृभाषा में होती है। उन्हें शर्म नहीं है इंग्लिश नहीं आने का, लेकिन हमें शर्म है। इंग्लिश का सबसे तो हम लोग का है, इंग्लिश नहीं आता है, शर्मिंदगी की बात, पता नहीं कहा है भाई। अरे लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इसमें पढ़ लो या इसमें पढ़ लो, क्या अंतर हो गया। अरे पैरासीटामोल हिंदी में लिख दे या इंग्लिश में लिख दे, बुखार तो उतरेगा थोड़े ना। पैरासीटामोल से भगवान धरती पर उतर जाएंगे, इंग्लिश में लिख देंगे तो भगवान धरती पर उतरेंगे, हिंदी में लिख देंगे तो बुखार उतरेगा। पढ़ने दो ना जिस भाषा में जो कंफर्टेबल है। हिंदी का व्यक्ति मातृभाषा उसका है, हिंदी में पढ़ेगा, चीजों को समझेगा तो बहुत बेहतर समझेगा। वो 2 लाइन ही नहीं पढ़ेगा, 2 लाइन लिखा हुआ है तो सिर्फ 2 लाइन ही नहीं पढ़ेगा, वो 2 लाइन के बीच में जो लिखी हुई नहीं है जिसे समझा जाता है, जिसे बोला जाता है रीडिंग बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइनों के बीच में लिखी नहीं समझी जाने वाली बातें जो होती है उसे भी समझेगा। 2 लाइन पढ़ के आगे भी 4 लाइन की बात समझेगा,
और क्रिएटिव माइंड होगा, उसका खुलेगा पूरा दिमाग। अब इंग्लिश में पढ़ेगा हिंदी वाला तो मजबूरन पढ़ेगा, उसे आता नहीं, क्या करे, सिस्टम ऐसा पढ़ने पड़ता है। तो दोनों लाइन को सिर्फ रट जाएगा, जाके एग्जाम में लिख देगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। फिर फायदा क्या होगा, समाज को नुकसान होगा, सारा संसाधन बर्बाद होगा, और इंजीनियर के नाम पर तोता पैदा होंगे। अब बात करेंगे कि विकास हो रहा है देश में, विकास हो ही नहीं रहा, विकास तो सिस्टम ही चौपट है, तो क्या विकास होगा। ये था गांधी जी का, उन्होंने उस समय समझ सकते, गांधी 100 साल पहले इस बात को कहे, अब आज तक हमारी देश इस दिशा में काम नहीं की, आप जाके कार्य कर रहे हैं। तो ये थे गांधी जी के विचार। अब हम बात करें उनके कार्य करने के तरीके क्या थे। देश में सबसे ज्यादा अभी बेरोजगारी है, तो शिक्षित बेरोजगारी। अब वजह लैंग्वेज, शिक्षा तो ले लिया, उसका मतलब क्रिएटिव नहीं है, सिर्फ रटा हुआ है, तो ना तो जॉब में ठीक से काम कर पाएगा, ना तो बाहर कुछ कर पाएगा। शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो गांधी जी ने इसी पर बल दिया था, उनकी वर्धा शिक्षा योजना इसी संदर्भ में थी। अब हम बात करें कार्य पद्धति पे। कार्य पद्धति में हम बात करेंगे, कार्य पद्धति या रणनीति भी लिख सकते हैं। तो कार्य पद्धति था उनका आंदोलन के सक्रिय एवं निष्क्रिय दौर में विश्वास, दबाव समझौता दबाव की रणनीति, दबाव समझौता, इसी को बोला जाता है संघर्ष विराम संघर्ष, दबाव समझौता दबाव समझौता दबाव, नियंत्रित जन आंदोलन, नियंत्रित जन आंदोलन और साधारण जीवन शैली, साधारण जीवन शैली, ये थी उनकी कार्य पद्धति। तो इसे हम समझने के लिए उनकी आंदोलन का रूपरेखा बनाते हैं। उन्होंने आंदोलन कैसे चलाया, ये था उनकी आंदोलन का रूपरेखा। 1920 में उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने। तो ये क्या हुआ, सक्रिय दौर, यानी आंदोलन चल रहा है तो सक्रिय दौर हो गया। 22 में उन्होंने आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया, आंदोलन वापस, तो क्या हो गया, निष्क्रिय दौर हो गया, यानी आंदोलन नहीं चल रहा तो निष्क्रिय। फिर उन्होंने 1930 में, यानी 8 साल बाद जाके आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्या हुआ, सक्रिय दौर, आंदोलन चला तो सक्रिय। 31 में उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, तो वापस ले लिया तो क्या हो गया, निष्क्रिय दौर। फिर 1942 में उन्होंने चलाया भारत छोड़ो आंदोलन। उनके कार्य करने की तरीका समझिए। 20 में असहयोग आंदोलन, क्योंकि गांधी जी इस बात को मानते थे कि जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि जनता को दमन सहने की जो क्षमता है वो सीमित है, जनता के पास क्षमता असीमित नहीं है। तो जनता के पास जब क्षमता सीमित है तो वो एक सीमा तक ही दमन सह पाएगी। आंदोलन चला, 1 साल चला, 1.5 साल चला, मैक्सिमम 2 साल चला, उससे ज्यादा जनता सह नहीं पाएगी। एक तो पहले आंदोलन में भाग लेना है,
ऊपर से पुलिस डंडा भी बरसाती थी, गोलियां भी चला देती थी। तो आंदोलन जनता ज्यादा देरी समय तक दमन नहीं सह पाएगी। तो आंदोलन को दमन होने से पहले ही वापस ले लेना चाहिए, ताकि जनता को निराशा ना हो, जनता को इस बात का एहसास हो कि आंदोलन वापस हो गया, हम तो एनर्जी है था, हम लोग तो चल ही रहे थे। लेकिन वास्तव में तो ये था कि आंदोलन अब जनता अब थकने वाली है, थक के या तो बैठ जाएगी या तो उग्र हो जाएगी, उग्र हो जाएगी तो हिंसा कर देगी। तो इस बात को समझते थे कि जनता आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाना है, क्योंकि जनता झेल नहीं पाएगी उसे। इसलिए 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। 22 होते होते लगभग 1.5 साल गुजर चुका था। अगस्त में शुरू हुए थे, फरवरी में वापस हो गया था, तो लगभग 1.5 साल आंदोलन चल चुका था। जनता अब सह नहीं पा रही, तो जनता क्या हो रही थी, उग्र होने लगी। तो इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो वापस लिया तो क्या हो गया, निष्क्रिय दौर। तो निष्क्रिय दौर में भी जनता से कुछ करवाना है, जनता को अचानक छोड़ नहीं देना है, जनता पर अपना नियंत्रण रखना है, क्योंकि जनता बड़ी मुश्किल से एक जगह इकट्ठा हुई, एक साथ आई है एक मुद्दे पर। तो उसे एक अचानक छोड़ देंगे तो फिर जनता जहां तहां जैसे था बिखर जाएगी। तो जनता को निष्क्रिय दौर में क्या करना है, रचनात्मक कार्य करवाएंगे जनता से। तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करवाया कि आओ सूत काटते हैं, आओ चरखा चलाते हैं, चलो गांव साफ करते हैं, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण पंचायत, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। तो कुछ ना कुछ करवाते रहा, ताकि क्या हो, जनता गतिशील रहे, ताकि दोबारा आंदोलन शुरू हो तो जनता फिर से खड़ा हो जाए। जैसे फील्ड में देखते हैं ना, क्रिकेट मैदान में जो फील्डर होता है, देखते होंगे वो आगे पीछे करते रहता है, ऐसे ऐसे बॉल आए चाहे ना आए आगे पीछे करते रहता। क्यों, कि स्वयं को गतिशील रखे, ताकि बॉल आए तो एक्शन ठीक से कर पाए, बॉल को रोक पाए ठीक से। तो जनता को बैठने नहीं देना, कुछ ना कुछ करवाते रहना है, उन्हें गतिशील बनाए रखना है, ताकि दोबारा आंदोलन शुरू हो तो जनता फिर से खड़ा हो जाए आंदोलन के लिए। तो 8 साल बाद फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया 1930 में, फिर वापस ले लिया समझौता करके। फिर 11 साल बाद 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। क्यों, क्योंकि अब समझ रहे हैं कि जनता अब दमन सहने के लिए अभ्यस्त हो गई, लंबे समय से दमन सह रही है, लंबे समय से आंदोलन में आ रही है, तो उसे अब एक समझिए कि आंदोलन उसका व्यवहार बन चुका है। तो अब जनता खुद आवाज दे रही है कि गांधी जी अब कोई ऐसा आंदोलन चलाइए, वापस मत लीजिए, एकदम आजादी लेके ही रहेंगे। तो गांधी जी ने शुरू कर दिया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर कहा कि करो या मरो, या तो भारत माता को आजाद करा दो या फिर इस प्रयास में जान दे दो, लेकिन इस भारत को गुलाम रहते हुए हम देखना नहीं चाहते। गांधी वही गांधी हैं, लेकिन यहाँ आला के बाद उनकी मनोदशा बदल गई, तेवर ही बदल गई। भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसी तेवर थी उनकी ना, बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में, पूरा उग्र मिजाज हो जाता उनका। अगर यहीं पे अगर गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए होते तो जनता टिक पाती उतने लंबे समय तक? नहीं टिक पाती। 1947 में आजादी मिलती, यानी 27 साल तक जनता क्या टिक पाती? नहीं टिक पाती। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने नियंत्रित आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दोनों दौर में विश्वास किया कि अचानक जनता को लंबे समय तक नहीं टिकाना है, वो टिक नहीं पाएगा। उनके दबाव समझौता दबाव की क्या रणनीति था कि जनता के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे, मांग करेंगे, मान लीजिए 10 मांग करेंगे, उसमें से सरकार 5-6 मांग देने के लिए तैयार होगी तो हम समझौता कर लेंगे, और फिर जो कुछ मांगे बच जाएगी उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर से उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। तो संघर्ष करेंगे, फिर विराम दे देंगे, फिर से संघर्ष करेंगे। यही देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, गांधी इरविन समझौता किया, और कुछ मांगे जो मांग रहे थे गांधी जी, इरविन ने दे दिया, समझो आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन फिर क्या बच गए गांधी जी? नहीं, अपना कार्य जारी रखें। तो मांगना है, दबाव डालना है, कुछ मांगे मिल जा रहा है तो समझौता कर लो, फिर जो बच जा रहा है उसके लिए भी दबाव डालो। नियंत्रित जन आंदोलन क्या था कि गांधी जी को इस बात का मालूम था कि जनता तो आ रही है, हम बुला भी रहे हैं उन्हें, आंदोलन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन जनता को मनमौजी नहीं छोड़ देना है।
जन आंदोलन पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जन आंदोलन यदि अनियंत्रित हो गई तो हिंसा हो जाएगी, और हिंसा हुई तो जनता भाग जाएगी, क्योंकि जनता जुटी किस मुद्दे पे है? अहिंसा के बात पे, कि अहिंसा होगा, गोलीबारी नहीं चलेगी तो जनता एक साथ है। जैसी गोलीबारी होगी तो क्या होगा? हिंसा होगा। तो इसे हिंसा हुई थी थोड़ा बहुत मात्रा में, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं होता था। तो हिंसा हो जाएगी तो जन भागीदारी अचानक घट जाएगी, लोग अपने अपने जगह धर लेंगे। एक तरफ जन भागीदारी घटेगी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को हिंसा के बहाने दमन करने का मौका मिल जाएगा आंदोलन को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो दमन चाहता था कि हिंसा करे भारतीय, ताकि उनका हम दमन कर दें। एक तरफ हिंसा होने से जन भागीदारी घटेगी, दूसरी तरफ दमन हो जाएगा, क्योंकि हिंसा होती है तो जन भागीदारी घटती है ना। जैसे गांव में देखते हैं ना, जब बारात आता है, नाच होते रहा है, बाई जी का नाच, तो पूरा भीड़ लगा हुआ, एकदम पूरा खलिहान भरा हुआ भीड़ से, और बारात में हो गई मार और गोली चल गई तो पता ना सब एकदम घर में कबाड़ी बंद कर लेंगे, कोई नहीं आएगा, फिर खत्म नाच। तो जैसे हिंसा होती है जनता भागती है, हाथ में चप्पल लेगी और डरा डरा भागेगी, है ना। बिहारी आगे हाथ में चप्पल लेते हैं और दौड़ दौड़ के भागते हैं, तो जन भागीदारी कम हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने नियंत्रण रखा कि कंट्रोल रहे, जनता आए लेकिन उस पर कंट्रोल, अनियंत्रित नहीं होने देना है। अब उनकी एक थी साधारण जीवन शैली, जो कि जनता के बीच इन्हें लोकप्रिय बनाया। इन्होंने आम जनता से स्वयं को जोड़ने के लिए साधारण जीवन शैली अपनाई, ताकि आम जनता से स्वयं को जोड़ सके। इसी क्रम में उन्होंने आम जनता की रहन सहन, खान पान सब अपनाया। जैसे आम जनता पहनती थी वैसे पहना, जो आम जनता जिस गाड़ी का प्रयोग करते थे उसी गाड़ी का प्रयोग किया, परिवहन का। और उसके बाद जनता उन्हें अपना लिया, और सहज ही जनता ने उन्हें अपना नेतृत्व सौंप दिया, नेतृत्वकर्ता मान लिया। और फिर गांधी आगे चले और आंदोलन चलाई और आज़ादी दिलवाई। अब हम बात करेंगे गांधी के प्रमुख आंदोलन पे, एक एक करके बात करेंगे। चंपारण सत्याग्रह से लेकर हम भारत छोड़ो आंदोलन तक बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।